हेलो दोस्तों, लाइट के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन इन लाइट कैसा होता है। आज हम ग्लास स्लैब पढ़ने वाले हैं और हम उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अगर हम देखें तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है, एट द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, मतलब उस सरफेस पे जहां पर दो मीडिया मैच हो रहे हैं, दो अलग अलग मीडियम्स मैच हो रहे हैं, उस मीडियम पे कभी कभी लाइट बेंड हो जाती है और इस बेंड होने के फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो मान लीजिए ये एयर है और ये ग्लास है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो लाइट यहां से आई, ठीक है, यहां से लाइट आई और इस सरफेस पे एक्चुअली अगर लाइट जाती तो इस डॉटेड लाइन के पाथ को फॉलो करती, ठीक है। अगर लाइट सीधा जाती तो वो इस डॉटेड लाइन को फॉलो करती, बट हुआ क्या, लाइट जो है वो बेंड हो गई, ठीक है, और लाइट के बेंड होने के कारण उसने एक नया पाथ फॉलो कर लिया। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है एट द इंटरफेस, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हमको समझना है कि ये रिफ्रैक्शन क्या है, इसमें अंदर कितना बेंडिंग होगा और किस तरीके से होगा। इस सारे फिनोमिना को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप समझिए, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, और यहां से लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। मान लीजिए ये O है और ये है A, ठीक है। यहां पर अगर मैं इस सरफेस से परपेंडिकुलर बना लूं तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ये जो रे है, ठीक है, जो फर्स्ट रे है जिसका नाम है OA, रे OA, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये जो इंसिडेंट रे, ये जो 90 डिग्री वाली डॉटेड लाइन बन रही है, इस डॉटेड वाली लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब अगर लाइट सीधा जाती तो लाइट कैसा जाती? लाइट ये पाथ फॉलो करती, ठीक है, अगर लाइट सीधा जाती तो, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला मीडियम है दिस इज एयर और ये जो सेकंड वाला मीडियम है दिस इज ग्लास। अब मीडियम जो है वो होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब यहां पर जो ग्लास है इसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब यहां पर जो लाइट थी ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, और जैसे ही ये लाइट अंदर की तरफ बेंड होगी वो ये पाथ फॉलो करने लगेगी, ठीक। मान लीजिए वो ए से पहुंच गई बी तक। अब ये जो ए बी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। तो ओ से ए तक क्या हो गया? इंसिडेंट रे। ए से बी तक क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, इसको मैं R1 ले लेता हूं। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या होगा? बी पॉइंट पे फिर एक नॉर्मल बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, यहां पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन नंबर 1, ठीक है। हुआ क्या? यहां पर एयर था, यहां पर ग्लास था, लाइट इस तरीके से आई और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। दिस वाज रिफ्रैक्शन नंबर 1। यहां पर फिर एक इंटरफेस है, तो यहां पर होगा रिफ्रैक्शन नंबर 2। रिफ्रैक्शन नंबर 2 कैसे होगा? तो ये इंटरफेस है, अब की बार ऊपर ग्लास है, नीचे एयर है, यहां पर से लाइट आई, ठीक है, ये नॉर्मल है और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा। तो यहां से जब ये बेंड होगा तो ये इस तरफ से बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये जो लाइट बाहर निकली इसे हम, मान लीजिए ये BC है, इस BC रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। तो पहला कौन सा हुआ? इंसिडेंट रे। दूसरा कौन सा हुआ? रिफ्रैक्टेड रे। और तीसरा कौन सा हुआ? इमर्जेंट रे। यहां पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, एक्चुअली ये सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, बट क्योंकि हम इसको एज अ ग्लास स्लैब कंबाइंड फिगर में पढ़ रहे हैं तो इसको हम ले लेते हैं R2, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, और ये लास्ट वाले एंगल को ले लेते हैं E, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक। तो यहां पर जो फिनोमिना हुआ जिसमें लाइट बेंड हो गई, इस बेंड होने के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहां से जो लाइट आ रही थी OA, अगर आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो वो जो डॉटेड लाइन बन रही है और ये जो इमर्जेंट रे बन रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्या है? ये दोनों आपस में पैरेलल है। और देखो लाइट का जो पाथ है, एक्चुअली अगर सीधी जाती तो लाइट यहां से जाती, बट अब लाइट इधर शिफ्ट हो गई, तो ये जो डिस्टेंस है जिससे लाइट शिफ्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। तो लैटरल शिफ्ट के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट ये जो फिगर है जिसमें I है, R1 है, R2 है और E है, ये डायग्राम बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो एक टर्म है, इस टर्म का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को अगर हम c ले लें और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम को हम v ले लें, तो इनका जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं n। ठीक है, ईटा भी बोलते हैं या फिर n भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, एंड v इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, c बाई v के रेशियो को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक, अब इसको अगर मैं ग्लास स्लैब के साथ मैच करूं, ठीक है, ये लाइट आई, यहां पर इंसिडेंट हुई, ये बेंड हो गई। ठीक, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, ये था एयर, ये था ग्लास। मान लीजिए एयर में स्पीड ऑफ लाइट c है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट v है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू c बाई v हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, c बाई v। ठीक है, अब आप सोचिए, इससे एक मैच बनाता हुआ एक दूसरा फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये जो मीडियम है ये एयर नहीं है, ये कोई सा और मीडियम है। ठीक है, मान लीजिए दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2। ठीक है, लाइट जो है वो इस तरीके से बेंड हो गई। यहां पर जो वेलोसिटी है वो है v1 और यहां पर जो वेलोसिटी है वो है v2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए c यहां पे v1 तो ऊपर आना चाहिए v1, यहां पर है v तो यहां पर है v2 तो यहां पर आना चाहिए v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब यहां पर एक थोड़ा सा वर्ड्स को ध्यान से अपन देखेंगे। ये जो n है, ठीक है, अभी मैं इसको n बोल रहा हूं, ठीक है, अपन ग्रीक वर्ड्स में नहीं जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एक्चुअली n21। n21 का मतलब क्या होता है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अगर एक्चुअली मैं यहां पर देखूं तो जो मैं n ग्लास बोल रहा था, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, अब जब भी एयर होता है तो हमें एयर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई और मीडियम है तो हमें वो मीडियम मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, n क्या हो गया, v1 बाई v2, तो इसको अगर मैं कंप्लीट वर्ड्स में लिखूं तो ये हो जाएगा n21, और n21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 बाई v2। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मुझे किसकी स्पीड को किसकी स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं n21 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2 होता है। ठीक है, मतलब ये जो है ये है 2 और ये जो है ये है 1, तो 1 वाला ऊपर जाएगा, सो दिस इज v ऑफ वाटर अपॉन v ऑफ ग्लास। और एक्चुअली इसमें लाइट कहां से कहां पास हो रही है, ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो लाइट पास हो रही है ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहां पर वाटर है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम, ये वाला जो मीडियम है दिस इज वाटर, सेकेंड वाला जो मीडियम है दिस इज ग्लास, एंड लाइट इज पासिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। सो व्हाट वी विल डू इज हम लिखेंगे v ऑफ वाटर अपॉन v ऑफ ग्लास, एंड दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें और हम इसको लिखने लगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा v ऑफ ग्लास अपॉन v ऑफ वाटर। अब अगर आप देखोगे तो ये इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन v ऑफ वाटर अपॉन v ऑफ ग्लास। ठीक है, इसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया, और ये एक्चुअली क्या था, ये एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब क्या करना होता है, अगर आपको n12 दिया हुआ है और आपको n21 निकालना है तो वो उसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल हो जाता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी तक मैं जो फॉर्मूला पढ़ाया है उसको एक बार शॉर्ट में एक साथ लिख देता हूं, उसके बाद एक आध फॉर्मूले हमें और देखने हैं इससे रिलेटेड। अभी तक जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया उसमें मैंने पढ़ाया कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में n दिया हुआ है तो वो हो जाएगा c बाई वी, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 मैंने पढ़ाया अगर n21 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा v1 बाई v2। थर्ड मैंने पढ़ाया कि अगर आपको n21 दिया हुआ है तो वो 1 अपॉन n12 हो जाएगा, मतलब वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब n21 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, v1 बाई v2। ठीक, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं n21 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2 इंटू c बाई c। तो इसको मैं लिख सकता हूं n2 इज इक्वल्स टू c बाई v2। ठीक है, इसको इधर भेज दिया हूं, और v1 बाई c। इसको मैं लिख सकता हूं n2 इज इक्वल्स टू c बाई v2 अपॉन, ठीक है, ये वाला नीचे चले जाएगा तो ये हो जाएगा c बाई v1। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 अपॉन n1। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब हम एब्सोल्यूट वर्ड कब यूज करते हैं, जब हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये जो डेरिवेशन मैंने बताया है, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चारों फॉर्मूले से रिलेटेड आपके पास ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चार फॉर्मूले क्या हो गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाई वी होता है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम होता है, थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is equals to 1 upon refractive index of first medium with respect to second medium, and fourth refractive index of second medium with respect to first medium is equals to absolute refractive index of second medium upon absolute refractive index of first medium। ये चारों फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे, इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक आगे देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है इसका। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ डायमंड फ्रॉम एयर। ठीक है, मतलब लाइट कहां से कहां गई, लाइट एयर से डायमंड में एंटर की है। ठीक है, तो एयर जो है वो हमारा फर्स्ट मीडियम है और डायमंड जो है वो हमारा सेकेंड मीडियम है। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मतलब सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, और क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एयर है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 2.42। तो बोलता है बाय व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस ऑन एंटरिंग द डायमंड। जब लाइट डायमंड में चले जाती है तो वो कितना परसेंट स्पीड ऑफ लाइट उसका कम हो जाता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि n का फॉर्मूला क्या था, n का फॉर्मूला था c बाई वी, तो हम लिख सकते हैं c बाई वी इज इक्वल्स टू 2.42। तो यहां पर हम लिख सकते हैं v, इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन 2.42 इज इक्वल्स टू v। इसको मैंने नीचे भेज दिया और v को मैंने ऊपर भेज दिया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.42 c। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 242 c। ठीक है, इसको अगर अपन कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 121। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 121। अगर अपन इसमें 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये एक 0 बढ़ जाएगा। 121 इंटू 4 कर लेते हैं तो आ जाएगा 484। ठीक है, 484। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 16। अब इस पे एक 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 121। जो भी रिमाइंडर बचेगा 39। ठीक है, फिर इसके बाद अपन चाहे तो एक आध डेसिमल तक और भी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू 0.41 c। अब ये 0.41 क्या बता रहा है कि 41% ऑफ c। ठीक है, मतलब v इज इक्वल्स टू 41% ऑफ c। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम हो गई, तो 59% स्पीड ऑफ लाइट में रिडक्शन हो गया, और अब जो नई स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 41% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन पर लाई करती हैं। मतलब वापस से अगर मैं ग्लास स्लैब के डायग्राम पे जाऊं, ठीक है, तो ये जो रे थी इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये वाला जो था इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और ये जो है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन में आती है।
मतलब अगर इंसिडेंट रे इस बोर्ड से टच है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ऐसा बाउंस करके बाहर नहीं आएगा या फिर ये अंदर नहीं जाएगा, ये सेम प्लेन पर मूव करेगा। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ अगर हम देखें तो सेकेंड लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखें, ठीक है, अब वापस से ये क्या होता है, ये है इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक, इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल है ये है आई और ये जो एंगल है ये है आर। तो ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एन। एन यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, बेसिकली ये एक कांस्टेंट होता है, ये लॉ बोलता है कि ये कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट को हम बोलते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो यहां पर बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे कि यहां पर जो पेयर ऑफ मीडिया है वो क्या है, वो हो जाएगा एयर से ग्लास। तो इस तरीके से एक गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए और एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो इनका रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेगा तो भी यही लिखना है और अगर आपको स्नेल्स लॉ बोलेगा तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चंस बना करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक रे ऑफ लाइट है दैट इज ट्रैवलिंग इन एयर, मतलब फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर हो चुका है, उसको अपन एक प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है। ठीक है, मतलब यहां पर ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, ये जो है इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बन रहा है आई, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से लाइट बेंड हो गई और ये जो एंगल बन रहा है आर, ये 30 डिग्री है। मैंने लाइट को अंदर की तरफ इसलिए बेंड किया क्योंकि आर की वैल्यू आई से छोटी थी। अगर आर की वैल्यू बड़ी होती तो मैं इसको बाहर की तरफ ऐसा बेंड कर देता। ठीक है, तो बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालो। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। तो एन होता है कितना, वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, साइन 45 अपॉन साइन 30। अब ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको साइन 35 साइन 40 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि साइन की वैल्यूज को आप किस तरीके से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू जो है वो 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है तो √2 नीचे आ गया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है तो ये 2 हो गया। 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, तो एक एक √2 कट गया तो बचा क्या, √2, दैट इज 1.41। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज 1.41। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो एक रे ऑफ लाइट है, वो एयर पे फॉल करती है ऑन अ सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्लैब। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, द रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 डिग्री। बोलता है फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। अब ये क्या हुआ, यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, मतलब आर, वो दिया हुआ नहीं है, वो आपको निकालने बोला है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब दिया हुआ है, दैट इज √2। तो बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो हम जानते हैं एन कितना होता है, एन होता है साइन आई बाई साइन आर। तो यहां पर √2 हो गया कितना, √2 हो गया साइन 45 अपॉन साइन आर। तो √2 कितना हो गया, साइन 45 मतलब 1/√2 और ये हो गया कितना, साइन आर। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर इज इक्वल्स टू 1/√2 और ये वाला √2 भी नीचे आ जाएगा तो इंटू √2। तो हम लिख सकते हैं साइन आर इज इक्वल्स टू 1/2। अब साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होती है। तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई, साइन आर की वैल्यू हो गई साइन 30 डिग्री के बराबर। तो आर कितना हो गया, 30 डिग्री के बराबर। तो इस क्वेश्चन में
जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना आएगा, वो आएगा 30 डिग्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। बोलता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब मैंने बताया था जब भी N21 दिया होता है तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब जो सेकंड मीडियम है वो है ग्लास और जो फर्स्ट मीडियम है वो है वाटर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मीडियम है ये है वाटर। ठीक है, और जो सेकंड मीडियम है, ये जो फर्स्ट मीडियम है ये हो गया वाटर और जो सेकंड मीडियम है ये है ग्लास। तो आपको बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 4/3। अब करना क्या है आपको, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, मैंने बताया था कि N21 जो होता है वो होता है N2/N1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू N ऑफ ग्लास एब्सोल्यूट अपॉन N ऑफ वाटर एब्सोल्यूट। दोनों को मिला करके देखो, N21 इज इक्वल्स टू N2/N1 और N ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू N ग्लास अपॉन N वाटर। अब N ग्लास की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3/2 और N वाटर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/3। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर चले जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9/8। ठीक है, इसको चाहो तो पॉइंट में भी सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजियस है। ठीक है, बट इस तरीके का क्वेश्चन एक आध बार बोर्ड में आया हुआ है तो इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, मतलब N ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3 है। बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ईच, नहीं होगा। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपको वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, C/V। तो यहां पर C/V कितना हो गया, 4/3। अब C की वैल्यू कितनी होती है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले लाइट के पहले वीडियो में पढ़ाया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 3 × 10⁸ अपॉन V इज इक्वल्स टू 4/3। तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 10⁸ अपॉन 4 इज इक्वल्स टू V। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो 9/4 इंटू 10⁸ इज इक्वल्स टू V। करिए 9/4 कितना आता है, 4 2 जार 8, बचा 1, पॉइंट लगाया 2, 2 से गया तो 8, फिर बचा 2, फिर एक 0 आ गया तो 5 4 जार 20। ठीक है, मतलब V की वैल्यू कितनी हो गई, 2.25 इंटू 10⁸। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से आप अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया होगा तो आप सभी में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। वैसे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा आपकी एयर और वैक्यूम में आने वाली है। ठीक है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बाकी सारे मीडियम जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम आने वाली है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एन ऑफ वाटर दिया है। ठीक है, इसका मतलब पूरे डिटेल में लिखूं तो क्या दिया है, एन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर वैल्यू दी हुई है 4/3। अब क्या करना है, मैंने बताया था N21 होता है 1/N12। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में ये वाला डेटा इधर आ गया, ये वाला डेटा इधर आ गया, मतलब 1 2 दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है, 1 2 निकालना है। तो ये होगा कैसे, दिस इज 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4/3। 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, जैसे ही 3 ऊपर चले जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3/4, मतलब 0.75। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो कितना हो जाएगा, 0.75। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को आगे पीछे करके देखें ताकि आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।